अफगान तालिबान हुकूमत का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है और तालिबान हुकूमत के वफ़द की जो क़ियादत है वो वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी कर रहे हैं, जबकि तालिबान वफ़द में तिजारत और ख़जाना के वज़ीर भी शामिल हैं। अच्छा, तालिबान हुकूमती वफ़द वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जहाँ वो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा रूस, अमरीका और चीन के वफूद शिरकत करेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब बुध को इंडिया में अफगानिस्तान के मामले पर सलामती के मुशीरों का इजलास शुरू हो रहा है और भारत को एक बार फिर इस वक्त सफारती सतह पर हजीमत का सामना करना पड़ा, जब पाकिस्तान के बाद चीन ने भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर होने वाली ये जो इजलास है इसमें शिरकत से इनकार किया। अच्छा, पाकिस्तान और चीन के इनकार के बाद अब ये इजलास सिर्फ महज अब कह लें कि 7 मुल्की इजलास रह गया। अब दूसरी जानिब सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल असखुद नोटिस केस में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अदालती हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस सानहे के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, मुल्क में खुदकुश हमले हो रहे थे और फिर पाक फौज और पूरी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती। इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा कि APS लवाहिकीन का दुख है तो 80,000 लोगों का भी हमें दुख है। इस पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, आपसे शुरू करूँगी। भारत में ये जो अजीत डोवल के है की सरबराही में होने वाला इजलास है जिसे दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान का नाम दिया गया है, जनरल साहब आपको इस इजलास के पीछे भारत का मुफाद या फिर मकसद क्या नज़र आता है? देखिए, बात यह है कि जब आपने मालूम करना हो ना कि किसी मुल्क का क्या मकसद है, तो सीधी सी बात है, 2 चीज़ों पे नज़र डालनी चाहिए, एक उनके माजी पर, एक उनके इंटरेस्ट के ऊपर। तो हमने देखा कि ख़ासकर ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी बात जब ये अफगान ट्रांजिशन में था कि भारत एक मेन स्पॉइलर है उस सिचुएशन का, और वो किसी सूरत में नहीं चाह रहे थे कि अमरीकी वहाँ से जाएँ, वो किसी सूरत में नहीं चाह रहे थे कि अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हो, बल्कि बाद में जब ये वादी में जंग हुई तो वो फिर ये चाह रहे थे कि वहाँ पर जो है नॉर्दर्न अलायंस टाइप कोई चीज़ बने, और वहाँ पर भी तो ये सारी चीज़ें अफगान हुकूमत भी देख रही थी, जो इंटरम हुकूमत है दुनिया भी देख रही थी। तो बिल्कुल उनके साथ ठीक हुआ है कि देखें, जब पाकिस्तान नहीं होगा, चीन नहीं होगा, अफगानिस्तान नहीं होगा, तो फिर क्या मकसद है इस इजलास का? मुझे तो लगता है कि शायद वो कैंसिल ही कर दें या वैसे अपना भरम रखने के लिए उसको जारी रखें, लेकिन इसका अब कोई मकसद नहीं रहा। पहले ज़रूर ये मकसद था उनका कि किसी तरीके से सबोताज किया जाए, ये मामला वहाँ पर ऐसे मसाइल उठाए जाएँ जो जिससे कड़वाहट पैदा हो, ऐसे मसले खड़े किए जाएँ जिससे आपस में यकजहती के बजाय एक दूसरे से दूरी पैदा हो, तो उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। और ये हज़ीमत दर हज़ीमत की एक दास्तान है। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से इस पर वो पोचा डालते हैं, कैसे पर्दा डालते हैं और आगे क्या करते हैं। बार कैफ इसकी अब कोई अफादियत नहीं रही। ठीक है जनरल साहब, आपकी तरफ आ रही हैं जमील अहमद साहब, आपने जनरल साहब को भी सुना। अब ये जो इजलास हो रहा है भारत में, इसमें पाकिस्तान को भी आपको पता है मदऊ किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने आगाज़ में इब्तदाई में ही दावत ये कहकर ठुकरा दी कि भारत चूँकि खित्ते के हालात ख़राब करने में पेश है तो वो कैसे कोई अमन का इजलास कर सकता है। तो भारत को जो पाकिस्तान ने पैगाम दिया, जमील साहब कैसे देखते हैं आप? यानी भारत को मेरे ख्याल से आईना दिखाया पाकिस्तान ने। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान ने भी आईना दिखलाया और चाइना ने भी आईना दिखलाया पाकिस्तान को, भारत को। लेकिन साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि भारत समेत 8 ममालिक ने इसमें 3rd रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, दिल्ली डायलॉग जिस नाम से मंसूब किया गया है, उसमें शिरकत की है। और पहली दफ़ा इंडिया में सेंट्रल एशियन के तमाम कंट्रीज पहली दफ़ा आए हैं ये इजलास अटेंड करने के लिए। तो ये बात दुरुस्त है कि हम तो मकारी को समझते हैं, इंडिया के मकारी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो क्या उसी तरह बाकी ममालिक भी समझते हैं? मेरा मानना ये है कि बाकी ममालिक उस अंदाज से नहीं समझ सकते इंडिया को जितना पाकिस्तान और चाइना समझता है। तो हमें तो पता है, लेकिन सवाल ये है कि चाइना क्योंकि एक मकारी के साथ सारी चीज़ों को कोशिश करता है कि आगे लेके चले, और जिस तरीके से उसकी दुनिया में आउटरीच है इंडिया की, उस लिहाज से वो इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। अब देखिए, मैंने इसकी कोई टेक्निकल खदोखाल पर गौर किया है डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी कुछ चंद घंटे पहले जारी किया है, उसमें उन्होंने किया है कि अफगान सॉइल जो है
वो इसको इस्तेमाल नहीं किया जाए। टेरर एक्टिविटीज बिल्कुल वहाँ नहीं होनी चाहिए, किसी को शेल्टर टेररिस्ट को या टेररिस्ट ग्रुप को नहीं देना चाहिए, वहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई प्लानिंग नहीं होनी ठीक चाहिए, है। वहाँ कोई किसी को फाइनेंस नहीं करना चाहिए उस टेरर एक्टिविटीज। लेकिन आप अंदाजा करें कि यही चीजें तो दोहा एग्रीमेंट में पहले ही शुदा है, जो जी। 29 फरवरी 2020 में हो चुका है। और दोहा एग्रीमेंट 2 और DE आर्टिकल है जिसकी की मुबासलत है जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन सितंबर को पास हुआ है, रेजोल्यूशन नंबर 8853। अब मैं मकारी की तरफ आ रहा हूँ, इंडिया की मकारी, उसने वहां से कुछ पॉइंट्स उठा के, और ये जो 7 ममालिक आए थे, पता नहीं उन्होंने इसको कितना रियलाइज किया होगा या नहीं किया होगा, विदाउट नेमिंग एनी कंट्री पर्टिकुलरली पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी नॉन इंटरफेरेंस जो है अफगानिस्तान में उनके इंटरनल अफेयर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उससे पहले इंडिया के चैनल्स को आप देखें, उन्होंने पाकिस्तान हर जगह मचाई हुई थी, तो वो तो हमें पता है, हमें उसका अहाता करना चाहिए। ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें ऐसी चीजें हैं जिसका हमें अहाता करके, जो हमारी मीटिंग अब हो रही है जो कि बहुत अहम है, जो कि ट्रॉयका प्लस की मीटिंग है, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब उसको प्रिजाइड करेंगे, और उसकी अहमियत ये है कि तमाम एनवाइज उसमें आ रहे हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और यूएस के एनवाइज, और यूएस के जो अब एनवाई आ रहे हैं, ज़ैमले खलीलजाद ने रिजाइन करने के बाद जो नए आ रहे हैं, उसकी अहमियत काफी ज्यादा है, क्योंकि उसकी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात होगी और उसमें फेस टू फेस बातें होंगी। अब जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है, बाकी ज्वाइंट डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं, दिल्ली डायलॉग, जिसको रीजनल जो सिक्योरिटी डायलॉग भी है, तो उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट में बाकी वही चीजें हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जिसका मैंने जिक्र किया कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को देंगे, लेकिन पहले ये है कि वो मुल्क से टेररिस्ट ग्रुप पर खात्मा करें वगैरह वगैरह, और ह्यूमन राइट, चिल्ड्रन राइट, माइनॉरिटी राइट, तमाम का वही अहाता, वही चीजें उन्होंने इसमें भी किया है। और उसमें उन्होंने मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, आपकी इजाज़त में ज़रा जन्नत साहब को भी दोबारा शामिल गुफ्तगू करूँ। जन्नत साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ, ये बताएं कि पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो होने वाले मुज़ाकरात कामयाब होने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि BBC ने भी दावा की है कि TTP के साथ मुआहदे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की 3 शराइत सामने आई हैं। वो क्या है जी? नंबर 1 आइन तस्लीम करें, नंबर 2 हथियार फेंकें, और तीसरी ये कि शनाख्ती कार्ड बनवाएं। कैसे देखते हैं इन शराइत को आप? जी, मेरा ख्याल है कि नहायत मुनासिब हैं, और हो सकता है कि कोई और ऐसी बात हो जिसका BBC को इल्म ना हो, या अभी जब चीज़ सामने आएगी तो पता चलेगा। ये दो तो जो एतराज़ इसके ऊपर था बातचीत के ऊपर, वो तो मेन यही था ना जी कि जब वो आइन को नहीं मानते और जब वो दहशतगर्दी जारी रखेंगे, इधर आके क्या गारंटी दूंगी, ये वो बात। तो मैं 2-3 बातें इस सिलसिले में करना चाहता हूँ। देखिए, फौजी नुक्ते नज़र से मैं आपको पहले बता दूं, इसका इखलाकी और कानूनी पहलू हम बाद में देख लेंगे, कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में या किसी जंग में जीतने वाला इस बात की जिद करे कि जब तक मैं हारने वाले का आखिरी आदमी मार ना दूं, मैं कोई बात नहीं करूंगा, या हम कोई गुफ्तशनीद नहीं करेंगे, या गुफ्तशनीद हो ही नहीं सकती। ये कभी भी नहीं हुआ। यूके ने भी बातचीत की IRA से जब उनके थे, अभी अमेरिका बात करके गए अफगानिस्तान से, दूसरी जंग अज़ीम के बाद आपको पता है हार गए थे जापान और जर्मनी। आज वो कितने बड़े बड़े मुल्क हैं, ये किसी ने नहीं जिद की कि नहीं जी हम तो इसको मारेंगे, ख़त्म करेंगे, उसके बाद होगा। तो ऐसे नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये कि जब 10 लोग आपके साथ नबर्द आज़मा हों और उसमें से 5 या 4 आमादा हो जाएं आपसे बातचीत पर, तो बाकी 6 से लड़ना आसान हो जाता है। तो ये दूसरा इस्तेदलाल है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो बातचीत करना तो हर हालत में मुनासिब है, बशर्ते के, और ये कहना कि बातचीत करने का मतलब है घुटने टेक देना, ये अजीब मंतक है कि बातचीत तो सारी दुनिया में होती है, जिसका मतलब जहाँ भी बातचीत हो वहाँ ज़रूरी है कि घुटने टेक के जा रहे होते हैं। तो हारने और जीतने वालों के दरमियान भी बातचीत होती है। हाँ, अलबत्ता इसके जो इखलाकी पहलू हैं, या जो एक ये बात कही जाती है कि पहले बड़ी बात हुई, बड़ी दफ़ा हमेशा नाकाम होती रही। वो इसलिए नाकाम होती रही मेरी बहन कि उसके पीछे रॉ थी नाकाम करने वाली, CIA थी, NDS थी। वो हर बार जब बातचीत होती थी कामयाबी की तरफ उसको सबोताज कर देते थे।
अभी वो लोग वहाँ पर नहीं है, बल्कि गारंटी देने वाले अफगान तालिबान है। और ये बात हो क्यों रही है? इसलिए हो रही है कि मौजूदा अफगान हुकूमत ने ज़मीन तंग कर दी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर। उनको कह दिया है कि आप हमारी सरजमीन नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम नहीं होने देंगे, अब बात करें अपने मुल्क के साथ। और दूसरी बात यह कि यहाँ से उन्होंने बुरकस निकाल दिया पाकिस्तानी फ़ौज ने उनका। तो ये पिछले 1-2 महीनों में एक स्पाइक आई हुई थी, बड़ी एक्टिविटी थी ज़्यादा। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरा बारूद और असले का जोर लगा दिया ताकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ शो करें कि ये हम बड़े तगड़े हैं, तो असल में वो बहुत वीक हैं। तो मेरा ख्याल है कि बातचीत पाकिस्तानी शराइत पर होगी, और जो शराइत सामने आई हैं बड़ी मुनासिब हैं, और मेरा ख्याल है जो लोगों के एतराज़ से वो दूर हो गए। अलबत्ता ये जो ऐसे सानियात में जो लोग थे, मतलब जैसे ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाला है, उनमें से तो ज़्यादातर लोग काफिर किरदार को पहुँचाए जा चुके, वो तो इनमें है नहीं, एक आध कोई होगा, उसके साथ बात नहीं होनी चाहिए जब तक कि उनके लुहाकीन उनको माफ़ ना करें, और वो मेरा ख्याल कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा मिला जुला काम करना पड़ेगा पाकिस्तान को, ये बिल्कुल क्लीन और क्लियर काम नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा जमील साहब, आलमी बैंक के सदर ने भी अफगानिस्तान की जो मुअत्तल की गई माली इमदाद है वो दोबारा शुरू करने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे हालात में तालिबान हुकूमत सिफारती सतह पर क्या करे कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान के अवाम को कहत से बचा सके? न सिर्फ आलमी बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने, बल्कि IMF ने भी अपने तमाम एड्स को मुनक़ता कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 774 मिलियन जो इस साल के लिए रखे थे, जो उन्होंने रिलीज करने थे वो भी, और IMF ने भी सारे अपने। वो कहते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन और दुनिया की जो वर्ल्ड पॉलिसी है हम उसके साथ चलेंगे, और अफगान तालिबान के आने के बाद हम इसको मुअत्तल करते हैं। न सिर्फ ये, तो सितम ज़रीफ ही देखें, न सिर्फ ये एक तरफ तो दुआ एग्रीमेंट करते हैं अफगान तालिबान से, इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर गवर्नमेंट तस्लीम करते थे अमेरिकन, और उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट किया जिसका कि मैंने आपको हवाला भी दिया उसके पार्ट 2 का। और इसी तरीके से जब उन्होंने सारी चीज़ें मानी और सब जब तालिबान आए तो उनके हाथ पांव इस तरह बांधे जा रहे हैं कि 75% बजट उनका जो आता था बाहर से, और चले वो भी नहीं, जो उनके $9.5 बिलियन हैं वो भी फ्रीज कर लिए। मेरी कुछ UN के अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ टॉप लीडरशिप से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कम से कम WFP वगैरह के पैसे जो हैं उनके पास वो क्यों नहीं डिप्लॉय कर रहे हैं, वो क्यों नहीं स्पेंड कर रहे हैं? उन्होंने कहा क्योंकि अमेरिका का निज़ाम जो है फाइनेंशियल सिस्टम, उसके तहत कोई भी पैसा अफगानिस्तान में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है कि वहाँ कोई चीज़ खरीद के उनको दें, वहाँ हम अपने पैसे लेके जाएं, काम करें। तो इसका मतलब न सिर्फ ये कि उन्होंने फंड्स रोके हैं, बल्कि जो फंड्स बाकी एजेंसीज यानी अक़वाम मुत्तहिदा के पास है या यूरोपियन यूनियन के पास है, अब तक वो फंड्स बिल्कुल वहाँ नहीं पहुँच सके, और न पहुँच सकते हैं जब तक कि अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम को ये इजाज़त न मिले कि ठीक है फंड्स ट्रांसफर करना शुरू कर दे। तो एक तो सितमजरी की, दूसरी ये है कि सर्दी में वर्ल्ड बैंक का जो सरबराह है वो कहता है कि लोग वहाँ, हमने डेथ ड्यू टू स्टारवेशन, आधी आबादी जो है वो बिल्कुल आ गई है इसमें फूड इनसिक्योरिटी पर। तो तमाम चीज़ों देखते हुए दुनिया अक़वाम की आंखें ह्यूमैनिटेरियन साइड पर भी नहीं खुल रही हैं। तो इससे एक शक होता है, एक बहुत बड़ा शक होता है मुझे जैसे लोगों को, और मैं सुन रहा हूँ बाकी तजिया निगारों को भी, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी कुछ जो इस मामले में इदराक रखते हैं वो लिख रहे हैं कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि जान के ये किया जा रहा है? और अगर जान के किया जा रहा है तो उसका क्या मकसद हो सकता है अमेरिका का और उनके एलाइज का? उसका मकसद तो यही समझ में आता है ना कि वहाँ डिस्टेबलाइजेशन हो, वहाँ भूख हो, अफलास हो, नंग हो, लोग बाहर निकलें, आपस में लड़ें, सिविल वार हो। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड का सिलसिला है, CPEC का है, वो चाइना के इन्फ्लुएंस को कंटेनमेंट प्रोग्राम जो उनका पूरी वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं वो, खासतौर पे इंडो पैसिफिक में, और यहाँ उसका तो इसका मतलब ये मामला भी एक हिस्सा नजर आता है। मैं इसको अपने आर्टिकल में भी लिख चुका हूँ कि कंट्रोल डिस्टेबलाइजेशन अमेरिका और उसके एलाइज चाहते हैं ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस आ सके और ना ही बेल्ट एंड रोड या CPEC आगे बढ़ सके। लेकिन उस सिलसिले में हमारी बहुत प्रॉब्लम आ जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।